सुदीप सर, कंपनी के नतीजे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए ट्रेड डील से। जी, कुछ हद तक डेफिनेटली है। देखिए, ट्रेड डील हमेशा हम सब लोग बताते आए हैं कि ट्रेड डील एक सेंटिमेंट को बहुत बड़ी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा और वही हुआ। जैसे ही ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया, मार्केट में ऊपर की तरफ छलांग लगाई। जैसे गौरव भाई कह रहे थे, सुनील जी कह रहे थे कि ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो गया पर उसके जो डिटेल है वो मालूम नहीं है किसी को। तो इसीलिए मार्केट उसके बाद थोड़ा बहुत संभल गया, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। जो यूफोरिया अनाउंसमेंट के साथ-साथ आया था वो पॉसिबल ही नहीं है सस्टेन होना, क्योंकि मालूम ही नहीं है किसी को कि कौन से सेक्टर में क्या होगा। हाँ, ये बात सही है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्वा, ये सब सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, तो वो सेक्टर ऊपर चल रहे हैं। पर बाकी सेक्टर्स में अनसर्टेनिटी अभी भी है। जब डिटेल अनाउंसमेंट आएगा तभी मालूम होगा कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ या स्टेटस को मेंटेन्ड है। अब इस हालत में और इन एनी केस एक कंपनी के और मार्केट के फंडामेंटल्स को कैचअप करना ही पड़ता है इन द लॉन्ग रन। और ये फंडामेंटल्स हम जैसे बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप हो गया था। वो गैप टाइम करेक्शन के जरिए गैप भर रहा है और हम लोग का उम्मीद ये है, और ये उम्मीद मेरा अभी भी है कि चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे और उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, अगला फिस्कल का फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे के बाद मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो नया हाई हम लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल स्ट्रेंथ पे। अब फ्लोज अगर इसके बीच में आ जाए और कुछ चेंज हो जाए तो शायद उसके पहले ही नया हाई देखने को मिल सकता है, जैसा कि जो ट्रेड डील अनाउंसमेंट के दिन हो रहा था। मतलब होते होते रुक गया, नया हाई टच नहीं किया, उसके आसपास पहुंच गया था। पर अगर कोई बड़ा न्यूज आ गया, पॉजिटिव न्यूज, तो शायद नया हाई टच करेगा। अदरवाइज फंडामेंटल के स्ट्रेंथ पर फर्स्ट क्वार्टर के नतीजों के बाद हम लोगों को शायद नया हाई देखने को मिलेगा। तो फोर्थ क्वार्टर के नतीजों तक इंतजार करना होगा। हालांकि आप तीनों मेहमानों ने कहा कि ट्रेड डील की बारीकियां जब सामने आ जाएंगी, डिटेल सामने आ जाएगा, तब जाकर के ट्रेड डील का असली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पता नहीं, हम तो आप लोग जैसे अनुभवी हैं नहीं बाजार के, लेकिन महरोज जी, मुझे ऐसा डर लगता है कि ट्रेड डील की बारीकियां सामने आ भी जाएंगी, तब भी बाजार को नहीं उठना होगा तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा बाजार। Evening, Lakshman ji, and evening to all my fellow दिग्गज पैनलिस्ट सुनील जी, सुदीप जी एंड गौरांग जी। तो जैसे तीनों ही दिग्गज पैनलिस्ट ने बयां किया है कि ट्रेड डील जब हुई भी नहीं थी तो इंडियन मार्केट्स इतने गिरे नहीं थे। तो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल डाउनसाइड इंडियन मार्केट्स की आई नहीं थी बिकॉज ट्रेड डील वाज नॉट हैपनिंग। ट्रेड डील आने के बाद एक अपसाइड पे हमने मोमेंट जरूर देखा एज फार एज द मार्केट्स वर कंसर्न, और फिर वापस मार्केट्स थोड़े लोअर लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे गौरांग भाई, सुदीप भाई और सुनील जी ने कहा कि दे आर वेटिंग फॉर द डिटेल्स, कि फाइनर माइन्यूट डिटेल्स ट्रेड डील से क्या निकल के आएंगे। हवेवर आई थिंक जो सेंटिमेंट्स खराब हुए थे लक्ष्मण जी पिछले 12 या 18 महीनों में, ट्रेड डील ने वो सेंटिमेंट्स सुधारने का काम किया है जो बहुत नेसेसरी था इंडियन मार्केट्स के लिए। जब तक सेंटिमेंट सुधरेंगे नहीं, तब तक आई थिंक जो एक एंथुजियाज्म होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, वो शायद लैक होता है। एंड विद द ट्रेड डील न्यूज कमिंग आउट, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट्स में वापस आए हैं। दूसरा, आई थिंक आउटसाइड द ट्रेड डील्स, ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है, इलेक्शंस हो, ट्रेड डील हो, मार्केट्स वो इवेंट होने के बाद दे रिवर्ट बैक टू मीन विच इज अर्निंग्स कैसे रहेंगे। और सारे दिग्गजों ने आई थिंक ये पॉइंट पर एम्फेसिस डाला है कि अर्निंग्स एक बहुत बड़ा एक सोल फैक्टर है जो मार्केट्स को ड्राइव करता है। अर्निंग्स ने डेफिनेटली लैग किया इंडियन मार्केट्स को। तीसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। बट अगर आप बजट के एस्टिमेट्स देखें, विच आई जस्ट वांट टू टेक टू द बजट एज वेल, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक नॉमिनल जीडीपी का अनुमान लगाया है 10% का, और आज जो आरबीआई पॉलिसी से निकल के आ रहा है कि द एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ कैन बी एनीवेयर बिटवीन 7-7.5%, और अगले वर्ष के लिए इन्फ्लेशन शायद 4-4.5% के रहे। इसलिए मेरे अनुमान में आई थिंक जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने लिए हैं 10% के, ये कॉन्जर्वेटिव है। और इसलिए नॉमिनल जीडीपी अगर 10 से ज्यादा ग्रो हुई, क्लोज टू 11% ये संकेत देगा कि जो तीन कंपोनेंट है इंडियन जीडीपी के, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, जो आरबीआई साहब ने भी, आज गवर्नर साहब ने भी एक डिटेल्ड एनालिसिस दी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर जा रहा है अर्बन और रूरल इंडियाज में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पिकिंग अप, जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है हमारे इंडस्ट्री के,
वो इंच अप हो रहे हैं, प्राइवेट केपेक्स इज कमिंग बैक, गवर्नमेंट केपेक्स सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है ये बजट में, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो एक्सपेंडिचर के आई थिंक पैटर्न्स रहेंगे इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ ऑल दैट। तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोज एट 11%, एक 12 से 14% का एक बेस केस बनेगा अगले वर्ष के लिए। और इसीलिए आई थिंक जो कोर डायनेमिक्स है इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो स्तर पर, वो इन्फ्लेशन हो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट की फिस्कल कंसोलिडेशन की एक बात हो, या गवर्नमेंट पॉलिसीज हो रिफॉर्म्स को लेके अलोंग विद कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें अगर आप मैप करते इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ तो काफी बेहतर है। आज डेवलप्ड वर्ल्ड में भी अगर आप 3 खोमे में बांटे, यूएस, ईयू और जापान, आज उनके 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स देखें आप, दे आर एक्सपेंडेड, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट्स है ये सारे कंट्रीज में, ये इतने एक्सपेंडेड है कि वहां पे रिकवरी करनी हो तो बैलेंस शीट एक्सपेंड ही करनी पड़ेगी, विच इज नॉट इन इंडिया केस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया के फेवर में रहेगा, बट इन्वेस्टर्स देखना चाहेंगे कि ये सारे जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसे प्ले आउट होती है। बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेरे हिसाब से अर्निंग्स में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ काफी देखी जाएगी, एंड एफआईआईज, एफडीआईज विल हैव नो चॉइस बट टू कम बैक टू इंडिया। बिल्कुल आपने बहुत ही परफेक्टली एक्सप्लेन किया। इसमें दो तीन चीज़ें जो आपने बड़ा सही कहा कि दरअसल डील की घोषणा के बाद बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया। हर इवेंट के बाद बाजार ऐसे रिएक्ट करता है, लेकिन डील ने एक सेंटिमेंट को ठीक किया है। अब मुझे लगता है कि सेंटिमेंट के साथ साथ फंडामेंटल भी ठीक करेगा, क्योंकि डील जब तक कि नहीं हुआ था कई सारे इन्वेस्टर्स रुके हुए थे कि हमें अगर कोई ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, कैपिटल कैपेक्स करना है, तो पहले से देख लें आखिर हो क्या रहा है दोनों देशों के बीच में। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो लॉन्ग टर्म में ये हमें ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा। और लेकिन ले दे के बात है कि हम लोग अगले अर्निंग सीजन का देखना होगा वो कितना बेहतर होता है। और जो बजट की बात आपने की, बजट में जब ऐलान किया गया था उस टाइम तक डील की घोषणा हुई नहीं थी, तो हर कोई सहमत सा था, थोड़ा कंजर्वेटिव लेकर चल रहे थे। अब चूंकि ऐलान हुआ बजट के बाद, तो अपर साइड में हम लोग शायद ग्रोथ मोमेंटम को जाते हुए देखेंगे। लेकिन इन सब कुछ में एक जो फैक्टर है वो है आईटी सेक्टर। दरअसल जब डील की घोषणा भी हुई तो उसका जो बाजार उठा और बाजार जब गिरा तो उसको गिराने में आईटी सेक्टर की बड़ी भूमिका थी। और जब जब आईटी सेक्टर की बात हो तो सुनील जी मुस्कुरा भी रहे होंगे, सुनील जी की भूमिका बढ़ जाती है यहाँ पे। सुनील साहब, आईटी सेक्टर तो आपका अच्छा करने चला था, लग रहा था कि अब सब कुछ बॉटम आउट होता दिख रहा है। जो अर्निंग सीजन में जो फॉरकास्ट भी किया गया था, गाइडलाइंस भी दी गई थी, लेकिन अचानक से ये एंथ्रोपी वाला जो आया एआई टूल्स, उसका फिर से लग रहा है कि चीज़ें 2 कदम आगे चले थे, 4 कदम पीछे की तैयारी हो रही है। नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा सही है। देखिए, इतने दिन मैं आईटी में बुलिश रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनली नैस्डैक रिलेटेड, आईटी रिलेटेड इंडिसेस सब अच्छा कर रहे थे और इंडियन आईटी बैकफुट पे था, क्योंकि लग रहा था लोगों को कि अरे ये एआई रेडी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। खाली इंडिया के ऊपर एक नेगेटिव हवा बनी थी। बट ये एंथ्रोपिक ने क्या किया, पूरी वर्ल्ड के आईटी में एक नेगेटिव हवा डाल दिया है, क्योंकि सडनली ये एंथ्रोपिक ने क्या किया है कि जो चीज बाकी एआई कंपनी के पास है, जो जो एक उस क्लाउड से करती थी, उसको अभी अपने डेस्कटॉप पे लाके बसा दिया है। वो ही बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे जहां पे भी एक हेवी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसे लीगल, हेवी मैन पावर, वहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए वर्ल्ड ओवर सभी आईटी कंपनी जो ऐसे एक लेबर ओरिएंटेड मॉडल पे है, उनके ऊपर यह असर पड़ा है और इंडिया उसी हवा हेडविंड में पकड़ गई है। और इसका मानना क्या है कि ना ही इंटरनेशनल आईटी, ना इंडियन आईटी की अगले साल 2 साल की अर्निंग्स में कोई बदलाव आने वाली है। मगर जो आउटलुक, ये रीडिंग द टी लीव्स कहते हैं ना, जो आउटलुक देख रहे हैं कि धीरे धीरे कस्टमर डायरेक्ट एआई रिलेटेड एक इसको एजेंट को लेकर अपने कंप्यूटर में बसा देंगे, तो सर्विसेज का उतना फायदा ये होगा कि नहीं तो क्या है। बट मेरा अभी भी मानना है कि होल ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री, इंडिया लो बाहर लो, वो इसको अडेप्ट कर लेंगे। इसका नेगेटिव कहां पे होगा मैं बता देता हूं। नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रेश हायरिंग, क्योंकि डेफिनेटली एआई जितना आईटी कंपनीज ये अडॉप्ट करेंगे अपने मॉडल्स में। जब एआई कंसल्टिंग करते हैं तो वो ऐसे एआई एजेंट्स को लेकर अपना काम को स्फूर्ति से करेंगे। तो मगर जो पर आवर बिलिंग करते थे एम्प्लॉइज के बेसिस पर, उसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। तो ये अपना हायरिंग कम कराकर अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट करके कंपनी सर्वाइव हो जाएंगी। बट एज अ देश इसका इंपैक्ट एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आईटी एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होगी, वो एक बात है। सेकंड चीज है कि जैसे मैं कह रहा था, दिस इज नॉट अबाउट इंडियन आईटी, ये अबाउट द होल एआई रेवोल्यूशन के बारे में है। अब देखना चाहिए कि इंटरनेशनली कैसे होता है, बिकॉज मुझे कोई किसी ने अर्निंग्स डाउनग्रेड नहीं किया है आईटी सेक्टर में, ना ही इंडिया में ना आउटसाइड में।
तो अब के लिए मगर जब हवा बाहर से आ रही है नेगेटिव, तो नेचुरली अभी सावधान रहने की बात आ चुकी है और मैं कहूँगा कि अभी वेट करें और इंटरनेशनल बात में थोड़ी क्लैरिटी मिले, तब आपके फ्रेश एक्सपोज़र लें। अभी तो वक़्त लग रहा है कि पहले इन होल आईटी इंडस्ट्री को दिखाना चाहिए कि कम हम कैसे एआई को अपनाकर अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एआई इनेबल करके हम बेहतरीन सर्विस करें, तो उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रोटेक्ट हो सकती है। मगर ये ऐसे ही झट से होने वाला नहीं है, वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा, तो नेचुरली थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे एंथ्रोपिक के इस एआई टूल से ज़्यादा चिंता आपके बयानों से हो रही है, क्योंकि अब तक जब करीब साल भर तक आपके साथ मैंने शो किया, कभी ऐसा नहीं हुआ जब आपने कहा हो कि एआई को लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत। पहली बार आपने कहा है कि एआई को लेके आपको सतर्क होने की ज़रूरत है।